गुड मॉर्निंग, जोहार। आज सक्सेस मिरर लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं निर्भय सिन्हा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पिछले अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन, जिसका डिस्कशन आपको विस्तार से हम कराने जा रहे हैं। तो हमारे साथ पूरा यूट्यूब वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। और चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने ये पहला सवाल है जो 2023 एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। आपके सामने ये सवाल है, देखिए यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। यानी भारत के अटॉर्नी जनरल का कौन सा कार्य है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76, संविधान के अनुच्छेद 76 में आपका वर्णन है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के संबंध में। यानी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं और इस हैसियत से उनका प्रमुख कार्य होता है विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और भारत सरकार के विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में चल रहे मुकदमों की पैरवी करना। अब आंसर आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर होगा बी। बी में आपका देखिए एक ऑप्शन है, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। सही उत्तर होगा बी नंबर, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का मुख्य कार्य है भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और भारत सरकार के विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में चल रहे मुकदमों की पैरवी करना। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। इससे पहले आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे देखिए किस वर्ष किस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उसका यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ये पिछले साल यानी 2024 में हुए एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आपको पता होगा कि भारत में केंद्रीय विधायिका, जिसे हम लोग संसद कहते हैं, संसद के 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन का नाम है लोकसभा और उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। लोकसभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करता है, जबकि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में यानी सभापति के रूप में कार्य करते हैं। आपका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। हालांकि आप आज न्यूज चैनल में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ आज उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से यानी अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और चूंकि कल से संसद का सत्र भी अस्तित्व में है यानी चल रहा है, तो संसद सत्र चलते हुए भारत के किसी उपराष्ट्रपति के द्वारा यानी राज्यसभा के सभापति के द्वारा पद से त्यागपत्र दिया गया हो, ये भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में पहली घटना है। यानी कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ देने वाले जगदीप धनखड़ भारत के इतिहास के पहले उपराष्ट्रपति बन गए, क्योंकि पद पर रहते हुए इससे पहले यानी कार्यकाल पूरा ना करने वाले पहले एकमात्र उपराष्ट्रपति हमारे देश के थे, वो थे श्री के कृष्णकांत, जिनकी कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अब कार्यकाल बीच में छोड़कर त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति और संसद सत्र चल रहा हो, बीच में त्यागपत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति भी जगदीप धनखड़ बन चुके हैं। अगला सवाल आपके पास हम ले रहे हैं। आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। क्वेश्चन आपको हो सकता है
कि समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, हम इसे एकदम सिंपल आपके लायक आसान बना दे रहे हैं। क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, चूंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अनुच्छेद 62 के अंतर्गत, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, अर्थात वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। सवाल ये पूछ रहा है कि जिस सदन में, यानी पहले जिस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, तो महाभियोग प्रस्ताव कितने सदस्यों की सहमति के बाद स्वीकार किए जाएंगे। इसका सही जवाब है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जिस सदन में पहले प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, और अगर 1/4 सदस्य इससे सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव उसी समय रद्द हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसका सही जवाब होगा 1 यानी 1/4। अगले प्रश्न की ओर चलें। आपके सामने अगला सवाल है जो 2023 में एसएससी जीडी में यह सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है, जिसमें पहला यह है कि पुरुषों की गरिमा के खिलाफ अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में या तो थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पे मेरे अनुसार होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तब तो आसानी से आपका ए नंबर चुन लिया जाता, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाता। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन इसी तरह पूछा हो, तो ऐसी स्थिति में भी चूंकि हमें एक ऑप्शन चुनना है तो सबसे सही उत्तर होगा 1 नंबर, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना यह मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे सही उत्तर बी चुनना होगा। चूंकि अगर यहां रहता नहीं है तब ए चुन लेते आसानी से, लेकिन चूंकि हम ऑप्शन देकर क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में पूछा है मौलिक कर्तव्य है, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यह मौलिक कर्तव्य में शामिल है। आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया। यानी संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत 1976 ईस्वी में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए, स्वीकार किए गए, और मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जो समावेशन है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई है। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल किया गया, उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। शुरू में इनकी संख्या 10 थी, यानी 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है तो उत्तर होगा 11। यानी ये 11वां अंतिम मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो ये है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे। मौलिक कर्तव्य को सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपका सवाल है, देखिए यहाँ पे कहता है कि भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के
निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? इसका सही जवाब आपके पास होगा अनुच्छेद 45। चूंकि अनुच्छेद 45 जो है वो ये प्रावधान करता है कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इसी के संबंध में देखिएगा कि आप लोग पढ़े होंगे कि 2010 में निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम लागू किया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया, अर्थात मौलिक अधिकार की सूची में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो हमारा शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम है वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, राज्य के द्वारा दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी अनुच्छेद 45। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके पास है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन से संबंधित है? क्योंकि हमारे देश में जो सरकार है यानी कार्यपालिका वो 2 स्तरों पर गठित होती है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय कार्यपालिका कहते हैं और राज्य स्तर पे कार्यपालिका का गठन होता है जिसे राज्य कार्यपालिका कहते हैं। वर्तमान समय में ये स्थानीय स्तर पर भी इसका गठन होता है, उसी को हम लोग पंचायत के गठन के संबंध में या पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। चूंकि अनुच्छेद इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है, मैं पहले एक चीज बता दूं कि संविधान का भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक यानी भाग 4 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 36 से 51 अनुच्छेद शामिल है। भाग 4 में जितने भी अनुच्छेद शामिल हैं और इन अनुच्छेदों में जो भी प्रावधान है उनको लागू कराना या न कराना ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों पर कोई कानून बनाकर उसे लागू नहीं कराता है तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में या इसके विरुद्ध न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होता। यही कारण है कि कई राज्य जो थे वो पंचायतों का गठन नहीं कराते थे या उनकी इच्छा हुई तो किसी राज्य में पंचायत के गठन हो जाते थे। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में संसद इस पर कानून पारित किया जिसे 1993 ईस्वी में लागू कर दी गई। क्लियर है यहाँ तक? अर्थात अनुच्छेद 40 को अनुच्छेद 243 और 1 के अंतर्गत अलग अलग कई अनुच्छेदों में शामिल कर लिया गया। अर्थात अनुच्छेद 40 को यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 243 और 1 में समाहित करते हुए इसे विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसे आसान शब्दों में कहें तो पंचायतों के गठन को वैधानिक मान्यता दी गई, उनकी वैधानिकता को इस कानून के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। क्लियर है? वर्तमान समय में भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। क्लियर है? अगला सवाल आपके सामने लेकर हम आए हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो देखिए भारत के संविधान के भाग 3
जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है भारतीय नागरिकों के लिए। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार प्रदान करता है। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित है। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो दंडित किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, वो उसी कानून के अंतर्गत सजा दी जाएगी जो कानून लागू है और उसके उल्लंघन का उस पर आरोप है। किसी भी व्यक्ति को नया कानून बनाकर उसके आधार पर पिछले जो कृत्य किए गए हैं उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। और अनुच्छेद 20(2) कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन यही है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। इसका वर्णन अनुच्छेद 20(2) में है। सही जवाब होगा इसका डी। ये पूछा हुआ आपका है एसएससी 2024 के एग्जामिनेशन में जो आयोजित हुआ था 26 जनवरी 2024 को। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका यह सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय 4 भाग 12 में अनुच्छेद 301 के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है। तो इसके बारे में आपको हम बता दें कि मूल संविधान में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें ये 7 मौलिक अधिकार कौन कौन थे। तो पहला समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। अगला आपका जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29-30 में है। छठा संपत्ति का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था। और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 से 35 तक में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300A में समाहित करते हुए इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। यही आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे संशोधित करके मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे वैधानिक अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया है। आपका सबसे सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार। क्लियर? देखिए, सबसे जरूरी होता है कि क्वेश्चन, चूंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए भी अपने शब्द का इस्तेमाल करता है एग्जामिनेशन में, अपने तरीके से क्वेश्चन लिखता है। सबसे पहले आपको कठिनाई ना हो तो आसान तरीका ये होता है एग्जामिनेशन हॉल में जाने पर कि आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे अपने भाषा में अपने तरीके में क्वेश्चन को ढाल लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको मौलिक अधिकारों की सूची से संशोधित करके अनुच्छेद 301 में शामिल कर लिया गया। क्लियर है? यानी कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको संशोधित करते हुए अनुच्छेद 300A में
समाहित कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आसानी से उत्तर दे दीजिएगा संपत्ति का अधिकार। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इसे मैं पहले आपके लिए शुद्ध कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, उसका अपना पूछने का तरीका है, अपना ट्रेंड है। आप क्वेश्चन को हमेशा सही तरीके से पढ़ें, उसको सही तरीके में कर लें। क्योंकि भारत के संविधान में इंडिया अर्थात भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी भारत का 4 नाम है, आप लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त और इंडिया। आपको पता है भारत का नाम भारत संस्कृति के आधार पर पड़ा। हिंदुस्तान ईरानियों का दिया हुआ नाम है, जबकि इंडिया यूनानियों का दिया नाम है। और आर्यवर्त, क्योंकि आर्य जब 1500 ईस्वी पूर्व में भारत आए तो उनके निवास स्थल जिन क्षेत्रों में था उस विशाल भूभाग को, क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से जाना गया। लेकिन भारत के संविधान में भारत के लिए केवल 2 नामों का प्रयोग किया गया, इंडिया अर्थात भारत। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 में है। यानी संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत किसी राज्य का नाम ना होकर भारत एक संघ है, यानी भारत में संघीय प्रणाली है। ये घोषित कर रहा, भारत को संघ घोषित कर रहा है अनुच्छेद 1। भारत एक संघ है, किसका संघ है? तो राज्यों का संघ। क्लियर? अगले प्रश्न को हम लेते हैं। चूंकि अब आपका यहाँ पे आज हम 10 क्वेश्चन ही लिए थे आप लोगों के लिए। इसी प्रकार अगर शॉर्ट वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं, पिछले एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस का आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो हमेशा बने रहिए मेरे साथ सक्सेस मिरर लाइव प्लेटफॉर्म पे, और आपके लिए हम रोज इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपने सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।